जब विचार केवल शब्द रह जाते हैं तब शोषण स्थायी हो जाता है, लेकिन जब विचार हथियार बन जाएं, तब क्रांति जन्म लेती है। इतिहास के हर मोड़ पर दार्शनिकों ने दुनिया को देखा, परखा और समझाया। उन्होंने बताया कि क्या है, क्यों है और कैसे है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यह सब नकारते हुए एक नई घोषणा की, समझना पर्याप्त नहीं है, अब दुनिया को बदलना होगा। मार्क्स के लिए दर्शन केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं था, बल्कि ये एक क्रांतिकारी औजार था, जिसका उद्देश्य था मूलभूत बदलाव। अध्याय 1, दर्शन का उद्देश्य, समझना नहीं, बदलना। मार्क्स से पहले दर्शन एक बौद्धिक क्रिया था। विचार, आत्मा, चेतना और सत्य की चर्चा तक सीमित। यह दर्शन सामाजिक यथार्थ से कटा हुआ था, शोषण, वर्ग संघर्ष और मजदूरों की स्थिति पर मौन। 1, परंपरागत दर्शन। उद्देश्य था सत्य की खोज, तर्क का प्रयोग, आत्मविवेचना। ये एक निष्क्रिय, अव्यवहारिक अभ्यास बनकर रह गया था। समाज और इतिहास के संघर्षों को इससे बाहर रखा गया। 2, मार्क्स का हस्तक्षेप। 1840 में थेसिस ऑन फ्यूअरबैच में मार्क्स ने कहा, दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन बात उसे बदलने की है। ये दर्शन को कर्म में बदलने की उद्घोषणा थी। 3, क्रांतिकारी दृष्टिकोण। मार्क्स ने दर्शन को जीवन की भौतिक स्थितियों से जोड़ा। उन्होंने कहा, जीवन चेतना को बनाता है, चेतना जीवन को नहीं। यानी जैसे हालात होंगे वैसी सोच बनेगी। 4, नया उद्देश्य। दर्शन का कार्य अब विश्लेषण नहीं, हस्तक्षेप है। उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष और अन्याय के विरुद्ध संगठित चेतना ही असली दर्शन है। यही दर्शन का वास्तविकरण, एक्चुअलाइजेशन है। निष्कर्ष, मार्क्स के अनुसार सच्चा दर्शन वही है जो शोषण के विरुद्ध खड़ा हो और समाज को रूपांतरित करने का कार्य करे। विचार तभी सार्थक है जब वे बदलाव का कारण बने। अध्याय 2, ऐतिहासिक भौतिकवाद। चेतना नहीं, जीवन पहले आता है। मार्क्स के दर्शन की बुनियाद एक साधारण पर क्रांतिकारी विचार पर टिकी है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है वैसा ही वो सोचता है। ये कथन आदर्शवाद, आइडियलिज्म के विपरीत है, जो मानता है कि विचार पहले आते हैं और जीवन उसके अनुसार ढलता है। मार्क्स ने इस विचारधारा को नकारते हुए प्रस्तुत किया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। 1, भौतिक यथार्थ का महत्व। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना का निर्माण उसके भौतिक जीवन, यानी उसके काम, उत्पादन के तरीके और सामाजिक संबंधों से होता है। विचार, धर्म, नैतिकता, ये सब चीजें जीवन की आर्थिक संरचना से जन्म लेती है। 2, उत्पादन संबंध ही समाज का आधार। समाज की हर व्यवस्था, चाहे वो दास प्रथा हो, सामंतवाद हो या पूंजीवाद, अपने उत्पादन के ढांचे और श्रम के विभाजन पर टिकी होती है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में बदलाव आता है, वैसे वैसे समाज की संस्थाएं और सोच भी बदलती है। 3, चेतना का उल्टा सिद्धांत। पारंपरिक दर्शन कहता था, मनुष्य की चेतना ही उसका अस्तित्व तय करती है। मार्क्स ने कहा, मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। ये बदलाव विचारधारा के केंद्र को ऊपर से नीचे ले आता है, किताबों से खेतों और कारखानों तक। 4, इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण। इतिहास अब केवल राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है, ये बन जाता है वर्ग संघर्षों की कहानी, उत्पादन के साधनों का विकास और समाज की भौतिक संरचना में बदलाव की प्रक्रिया। निष्कर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स का वो औजार है जिससे वो समाज की गहराई से व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से दर्शन अब कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया का व्यावहारिक विश्लेषण बन जाता है। अध्याय 3, वर्ग संघर्ष, इतिहास की धड़कन। मार्क्स के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। वर्गों के बीच संघर्ष। उन्होंने लिखा,
अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स डॉट। ये विचार दर्शन को इतिहास की व्याख्या और सामाजिक क्रांति का औजार बनाता है। 1. दो मुख्य वर्ग। मार्क्स ने हर ऐतिहासिक काल में समाज को दो मुख्य वर्गों में बांटा। शोषक वर्ग, रूलिंग क्लास, जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं जैसे जमीन, पूंजी, कारखाने। शोषित वर्ग, ऑप्रेस्ड क्लास, जो श्रम करते हैं लेकिन साधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। यह संघर्ष हमेशा सत्ता और स्वामित्व के बीच रहा है। 2 ऐतिहासिक उदाहरण। प्राचीन युग, दासधारी बनाम दास। मध्य युग, जमींदार बनाम किसान। आधुनिक युग, पूंजीपति, बुर्जवाइसी बनाम मजदूर, प्रोलेटेरिएट। हर युग में शोषक वर्ग ने राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक विचारधाराओं के माध्यम से अपने वर्चस्व को वैध ठहराया। 3 वर्ग संघर्ष का चरम। जैसे जैसे शोषण गहराता है वैसे वैसे मजदूर वर्ग में चेतना आती है। ये चेतना बदलती है, आक्रोश में, फिर संगठन में और अंत में क्रांति में। मार्क्स के अनुसार ये क्रांति एक नए समाज की रचना करती है जहां वर्गों का अंत हो जाता है। 4 वर्गविहीन समाज की कल्पना। मार्क्स ने जिस समाज की कल्पना की उसमें निजी संपत्ति का अंत होगा, उत्पादन सामूहिक होगा और हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार वितरण होगा। यही है साम्यवाद, कम्युनिज्म, वर्गविहीन और शोषण विहीन समाज। निष्कर्ष, वर्ग संघर्ष मार्क्स के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। यही वह धागा है जो इतिहास, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधता है। मार्क्स के लिए दर्शन का उद्देश्य स्पष्ट है। वर्ग संघर्ष की पहचान करो और उसे समाप्त करने के लिए संघर्ष करो। अध्याय 4 पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्स के दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की आलोचना। उनके अनुसार पूंजीवाद केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि संरचित शोषण की प्रणाली है जहां कुछ लोग संसाधनों के मालिक होते हैं और बाकी लोग उनके अधीन श्रम करते हैं। 1 पूंजीवाद की प्रकृति। पूंजीवाद में उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, जमीन, मशीनें निजी स्वामित्व में होते हैं। श्रमिक वर्ग, प्रोलेटेरिएट के पास बेचने के लिए केवल एक चीज होती है, अपना श्रम। पूंजीपति, बुर्जवाइसी उस श्रम को खरीदते हैं लेकिन श्रमिक को उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम भुगतान करते हैं। 2 अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू। श्रमिक जितना मूल्य पैदा करता है उसका एक बड़ा हिस्सा पूंजीपति ले लेता है। इसे ही मार्क्स ने कहा अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू। श्रमिक अपनी ही मेहनत से पैदा की गई वस्तु को खरीदने की औकात नहीं रखता। यही है शोषण का मूल आधार। 3 वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन। पूंजीवाद में हर चीज, चाहे वो श्रम हो, संबंध हो या ज्ञान, बाजार की वस्तु बन जाती है। मनुष्य स्वयं एक वस्तु बन जाता है जो खरीदा और बेचा जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने ही श्रम से विच्छिन्न हो जाता है। इसे कहा गया एलियनेशन, विमुखता। 4 पूंजीवाद का अंतर्विरोध। पूंजीवाद स्वयं अपने अंत की नींव रखता है। उत्पादन तेज होता है पर खपत धीमी पड़ती है। मुनाफा बढ़ता है पर श्रमिक गरीब होता जाता है। आर्थिक संकट, मंदी और बेरोजगारी जन्म लेते हैं। मार्क्स ने कहा पूंजीवाद अपनी कब्र खोदने के लिए मजदूर वर्ग को तैयार करता है। 5 क्रांति की आवश्यकता। ये शोषण तभी रुकेगा जब मजदूर वर्ग संगठित होकर सत्ता पर कब्जा करेगा। ये क्रांति पूंजीपति शासन को समाप्त कर सामूहिक स्वामित्व और समानता की स्थापना करेगी। निष्कर्ष, मार्क्स की दृष्टि में पूंजीवाद मानवता की दुश्मन व्यवस्था है। ये प्रणाली मनुष्य को उसकी मेहनत, सम्मान और संबंधों से वंचित कर देती है। सच्चा दर्शन वही है जो इस शोषण को पहचान कर उसे खत्म करने की राह दिखाए। अध्याय 5
एलियनेशन, श्रमिक की अपने आप से दूरी। मार्क्स के दर्शन में एलियनेशन एक केंद्रीय विचार है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जब इंसान अपनी ही मेहनत, अपने काम, अपने अस्तित्व और दूसरे इंसानों से कट जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक न केवल शोषित होता है, बल्कि वो अपने ही श्रम से पराया हो जाता है। एक, एलियनेशन क्या है? एलियनेशन का अर्थ है विच्छिन्नता, अलगाव, अपने आप से दूरी। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद में श्रमिक अपने काम से अलग हो जाता है, उस वस्तु से अलग हो जाता है जो वो बनाता है, अपने साथियों से कट जाता है और अंततः अपने अस्तित्व से भी दूर हो जाता है। 4 प्रकार की एलियनेशन। एक, उत्पाद से एलियनेशन। श्रमिक जो वस्तु बनाता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो वस्तु बाजार में बिक जाती है, मुनाफा पूंजीपति का होता है, वस्तु पराई हो जाती है। 2, श्रम प्रक्रिया से एलियनेशन। श्रम अब रचनात्मक क्रिया नहीं, एक मजबूरी है। श्रमिक मशीन की तरह काम करता है, उसे न आनंद है न नियंत्रण। 3, अन्य मनुष्यों से एलियनेशन। श्रमिक और पूंजीपति के बीच संबंध शोषण का है। श्रमिक एक दूसरे से भी प्रतिस्पर्धा में बंधे होते हैं, सहयोग का स्थान द्वेष ले लेता है। 4, स्वयं से एलियनेशन। श्रमिक अब अपने भीतर के मानव स्वरूप को पहचान नहीं पाता, उसका जीवन उसका नहीं रह जाता, वो बस एक उपयोग की वस्तु बन जाता है। 3, मानवता की क्षति। मार्क्स के अनुसार एलियनेशन मानवता का विघटन है, जब व्यक्ति अपने श्रम, संबंध और चेतना से कटता है तो वो एक जिंदा मशीन बन जाता है। 4, समाधान, निजी संपत्ति का अंत। एलियनेशन की जड़ है निजी स्वामित्व। जब तक उत्पादन के साधन कुछ लोगों के पास रहेंगे, एलियनेशन बना रहेगा। समाधान है उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, सामूहिक श्रम और समान वितरण। निष्कर्ष, एलियनेशन मार्क्स के दर्शन में उस अदृश्य पीड़ा का नाम है जो पूंजीवाद में जीने वाला हर श्रमिक अनुभव करता है। वो वस्तु बन जाता है, अपनी चेतना, रचनात्मकता और रिश्तों से अलग। दर्शन का वास्तविकरण तब होगा जब मनुष्य को स्वयं से जोड़ा जाए, और ये तभी संभव है जब शोषण का अंत हो। अध्याय 6, ऐतिहासिक क्रांति और समाजवाद का विकास। मार्क्स का दर्शन केवल विश्लेषणात्मक नहीं, क्रांतिकारी है। वो पूंजीवाद की आलोचना कर रुकते नहीं, बल्कि उसके विकल्प का निर्माण भी करते हैं। ये विकल्प है ऐतिहासिक क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना। 1, क्रांति, ऐतिहासिक आवश्यकता। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही विनाश के बीज लेकर चलता है। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता है, वैसे वैसे मजदूर गरीब और असुरक्षित होते जाते हैं। ये अंतर्विरोध अंततः समाज में विस्फोट लाते हैं, जिससे जन्म लेती है क्रांति। इतिहास में कोई बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। 2, सर्वहारा की भूमिका। सर्वहारा, प्रोलेटेरिएट, श्रमिक वर्ग इस क्रांति का मुख्य नायक है। उसके पास संसाधन नहीं है, पर उसकी संख्या, श्रम और संगठित शक्ति है। मार्क्स ने कहा, मजदूरों के पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और पाने को पूरा संसार। जब ये वर्ग चेतना प्राप्त करता है, तब वो केवल पीड़ित नहीं, बल्कि क्रांति का साधन बन जाता है। 3, क्रांति के बाद समाजवाद। जब श्रमिक वर्ग पूंजीवादी सत्ता को उखाड़ फेंकता है, तब एक नया सामाजिक ढांचा बनता है। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, निजी संपत्ति का अंत, राज्य की भूमिका, वर्ग शत्रुओं पर नियंत्रण और संसाधनों का समान वितरण। ये व्यवस्था है समाजवाद, सोशलिज्म। 4, समाजवाद से साम्यवाद की ओर। समाजवाद एक अंतरिम चरण है। जैसे ही वर्गभेद, धन की विषमता और निजी स्वार्थ मिट जाते हैं, वैसे ही राज्य की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तब स्थापित होता है साम्यवाद, कम्युनिज्म, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार लिया जाएगा और उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाएगा। 5,
दर्शन का उद्देश्य पूर्ण होता है जब मनुष्य शोषण से मुक्त होता है, उत्पादन सभी के लिए होता है और समाज वर्गरहित हो जाता है। तभी दर्शन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। विचार अब केवल सोच नहीं, एक नया जीवन बन जाता है। निष्कर्ष, मार्क्स के लिए क्रांति कोई सपना नहीं, ऐतिहासिक आवश्यकता है। समाजवाद और साम्यवाद उनकी विचारधारा के तर्कसंगत और नैतिक विस्तार है। यही दर्शन का वास्तविककरण है, जब विचार संघर्ष बन जाए और संघर्ष मुक्ति का द्वार खोल दे। अध्याय 7, वैचारिक अधिरचना, सत्ता की अदृश्य दीवारें। शोषण केवल आर्थिक नहीं होता, वो विचारों के माध्यम से भी संचालित होता है। मार्क्स ने इसे कहा वैचारिक अधिरचना, आइडियोलॉजिकल सुपरस्ट्रक्चर। ये वो ढांचा है जिससे शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध, सामान्य और आवश्यक बना देता है, बिना बंदूक उठाए, बिना हथियार के। एक, अधिरचना क्या है? मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में 2 स्तर होते हैं। आधारभूत ढांचा, बेस, उत्पादन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल। उत्पादन संबंध, मजदूर और मालिक का रिश्ता, ये तय करता है समाज का वास्तविक आर्थिक रूप। वैचारिक अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर, धर्म, राजनीति, कानून, शिक्षा, मीडिया, कला आदि, ये सब आधारभूत ढांचे की सेवा में होते हैं। 2, अधिरचना की भूमिका। शासक वर्ग अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए विचारधारा का उपयोग करता है। वो इस भ्रम को फैलाता है कि जो है वही सही है, गरीब होना भाग्य है, संपत्ति ईश्वर की देन है। शासक विचारधाराएं शासक वर्ग की विचारधाराएं होती है। द रूलिंग आइडियाज ऑफ एवरी एज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास. 3, धर्म, लोगों की चेतना को बांधने का साधन। मार्क्स ने धर्म को कहा, धर्म जनता की अफीम है। इसका आशय था, धर्म दुख सहने की तसल्ली देता है पर उसे दूर नहीं करता। ये शोषण को स्वर्ग की आशा से ढक देता है। 4, शिक्षा और मीडिया। शिक्षा शासक वर्ग के हितों के अनुसार ढाली जाती है ताकि श्रमिक वर्ग आज्ञाकारी बना रहे। मीडिया सच को नियंत्रित करता है, वो वही दिखाता है जो पूंजीपति वर्ग को लाभ दे। 5, विचारधारा का प्रभाव। वैचारिक अधिरचना समाज के लोगों को इस हद तक प्रभावित करती है कि वे अपनी स्थिति को स्वाभाविक मानते हैं। वे शोषण को समझ भी नहीं पाते। क्रांति की चेतना मर जाती है। 6, समाधान, वैचारिक जागरूकता। जब मजदूर वर्ग अधिरचना के इस झूठे आवरण को पहचानता है, तभी वो वर्ग चेतना विकसित करता है। तभी दर्शन का उद्देश्य पूरा होता है, यानी सत्य को पहचानना और सत्ता को चुनौती देना। निष्कर्ष, मार्क्स के लिए शोषण केवल आर्थिक नहीं, मानसिक और वैचारिक भी होता है। शासक वर्ग सत्ता की रक्षा धर्म, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से करता है। वास्तविक मुक्ति तब होती है जब मनुष्य इन अदृश्य जंजीरों को भी तोड़ दे। अध्याय 8, राज्य और कानून, सत्ता के वर्गीय औजार। मार्क्स के अनुसार राज्य और कानून समाज के लिए नहीं, बल्कि वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं, बल्कि शोषक वर्ग का औजार है, जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए शक्ति, हिंसा और वैधता का प्रयोग करता है। 1, राज्य की उत्पत्ति। प्रारंभिक समाज में कोई राज्य नहीं था, केवल सामूहिक जीवन था। लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति का जन्म हुआ, वैसे ही समाज में वर्ग विभाजन शुरू हुआ। राज्य का जन्म हुआ वर्गों के टकराव को नियंत्रित करने के लिए, पर शोषक वर्ग के पक्ष में। 2, राज्य की भूमिका। पूंजीवादी समाज में राज्य पूंजीपति वर्ग की रक्षा करता है, मजदूर वर्ग को नियंत्रित करता है और कानून के जरिए शोषण को वैध ठहराता है। राज्य का मुख्य कार्य है शोषण को छिपाना, विद्रोह को दबाना, व्यवस्था बनाए रखना, पर किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए। 3, कानून, न्याय या वर्गहित। कानून को अक्सर न्याय का प्रतीक कहा जाता है,
लेकिन मार्क्स के अनुसार कानून वह इच्छा है जो शासक वर्ग द्वारा एक सार्वभौमिक रूप में घोषित की जाती है। इसका मतलब जो नियम बनते हैं वे शासक वर्ग की सुविधा के अनुसार बनते हैं। मालिक की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च होती है, पर मजदूर की मेहनत की कोई गारंटी नहीं होती। 4. हिंसा और दमन। राज्य के पास पुलिस, सेना, अदालतें और जेल होते हैं। ये सब पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा के लिए है। जब श्रमिक वर्ग आवाज उठाता है तब यही राज्य हिंसा, गिरफ्तारी और दमन का सहारा लेता है। 5. क्रांति और राज्य का अंत। मार्क्स ने स्पष्ट कहा, राज्य का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक वर्ग शोषण समाप्त न हो। जैसे ही वर्ग विहीन समाज स्थापित होता है, राज्य की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। राज्य स्वयं एक अस्थायी संस्था है, एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष, मार्क्स के अनुसार राज्य और कानून शोषण को बनाए रखने के औपचारिक ढांचे हैं। ये तटस्थ नहीं, बल्कि वर्गीय संरचनाएं हैं जो सत्ता को सामान्य बना देती है। दर्शन का वास्तविक उद्देश्य तब पूर्ण होता है जब मनुष्य न केवल पूंजी से बल्कि सत्ता के हर रूप से मुक्त होता है। अध्याय 9, मानव स्वतंत्रता की परिकल्पना, बंधनों से मुक्ति की दार्शनिक चेतना। मार्क्स के दर्शन का अंतिम उद्देश्य केवल आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता केवल कानून में लिखी नहीं होती, बल्कि ये तब मिलती है जब इंसान अपने श्रम, चेतना, संबंध और अस्तित्व पर अधिकार प्राप्त करता है। 1. स्वतंत्रता क्या नहीं है? पूंजीवादी समाज स्वतंत्रता का भ्रम देता है। बोलने की स्वतंत्रता, काम चुनने की स्वतंत्रता, बाजार में खरीदने की स्वतंत्रता। लेकिन असल में जहां भूख है वहां विकल्प नहीं होते। जहां शोषण है वहां स्वतंत्रता एक छलावा है। 2. सच्ची स्वतंत्रता की परिभाषा। मार्क्स के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने श्रम पर नियंत्रण, अपने जीवन के निर्णय लेने की क्षमता, ऐसे समाज में जीना जहां कोई व्यक्ति दूसरे का साधन न हो। वर्ग, पूंजी, धर्म और विचारधारा के बंधनों से मुक्ति। 3. श्रम और स्वतंत्रता का संबंध। पूंजीवाद में श्रम एक मजबूरी है, समाजवाद में श्रम बनता है रचनात्मक अभिव्यक्ति। जब मनुष्य अपने काम को केवल जीविका नहीं, स्वयं के विस्तार के रूप में देखता है, तभी वो स्वतंत्र होता है। 4. संबंधों में स्वतंत्रता। पूंजीवादी समाज में सभी संबंध स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं। मार्क्स ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां मनुष्य का मनुष्य से संबंध वस्तु नहीं, बलिदान, सहयोग और समता पर आधारित हो। 5. स्वतंत्रता और चेतना। स्वतंत्रता केवल भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक और बौद्धिक चेतना का भी विकास है। जब मनुष्य समाज के ढांचे को समझकर उसे बदलने में सक्षम होता है, तभी वो सच में स्वतंत्र सोच वाला प्राणी बनता है। 6. साम्यवादी समाज में स्वतंत्रता। मार्क्स का अंतिम सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई शोषण न हो, कोई वर्ग न हो, कोई मालिक या गुलाम न हो और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार मिले। ये पूर्ण मानव मुक्ति है, दर्शन की चरम परिणति। निष्कर्ष, मार्क्स की दृष्टि में स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, ये संघर्ष से प्राप्त स्थिति है। जब व्यक्ति, समाज और सत्ता के सभी बंधन टूट जाते हैं, तभी दर्शन एक जीवित अनुभव बनता है और मनुष्य अपने संपूर्ण रूप में स्वतंत्र होता है। अध्याय 10, हेगेल और मार्क्स, चेतना बनाम भौतिकता। कार्ल मार्क्स का दर्शन हेगेल की दार्शनिक परंपरा से जन्मा, लेकिन उसी से वो कटकर एक नई दिशा में आगे भी बढ़ा। जहां हेगेल का दर्शन आदर्शवादी, आइडियलिस्ट था, वहीं मार्क्स का दृष्टिकोण भौतिकवादी, मटेरियलिस्ट बना। ये अध्याय दोनों विचारकों के बीच के मूलभूत अंतर और मार्क्स द्वारा दर्शन को वास्तविकता की जमीन पर उतारने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 1.
हेगेल का आदर्शवाद। हेगेल के अनुसार विचार, आइडिया ही वास्तविकता का मूल है। उन्होंने एक प्रक्रिया बताई, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, जिसके जरिए चेतना और इतिहास विकसित होते हैं। उनके लिए इतिहास एक विचार की आत्मचेतन यात्रा है जो पूर्ण आत्मा, एब्सोल्यूट स्पिरिट तक पहुंचती है। 2. मार्क्स की आलोचना। मार्क्स ने हेगेल की इस सोच को उल्टा बताया। हेगेल ने सिर के बल खड़े आदमी को दर्शन में भी सिर के बल रखा। हमें उसे पैरों पर खड़ा करना है। हेगेल, चेतना समाज को बनाती है। मार्क्स, समाज की भौतिक स्थितियां चेतना को बनाती है। 3. इतिहास का दृष्टिकोण। विचारक इतिहास का आधार। हेगेल आत्मा, स्पिरिट, चेतना, विचार। मार्क्स वर्ग संघर्ष, उत्पादन संबंध, श्रम। हेगेल के लिए इतिहास एक दिव्य प्रक्रिया है। मार्क्स के लिए इतिहास एक भौतिक और संघर्षशील प्रक्रिया है। 4. दर्शन की दिशा। हेगेल का दर्शन अवधारणाओं और विचारों में बंद है। वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है। मार्क्स का दर्शन भूमि पर आधारित, श्रमिक वर्ग की पीड़ा से जुड़ा और दुनिया को बदलने का आह्वान करता है। 5. मानव स्वतंत्रता की अवधारणा। हेगेल, स्वतंत्रता आत्मा की आध्यात्मिक प्राप्ति है। मार्क्स, स्वतंत्रता है शोषण से मुक्ति, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। निष्कर्ष, मार्क्स ने हेगेल से तर्क की विधि, डायलेक्टिक्स, ली, पर उसे भौतिकता और वर्ग संघर्ष से जोड़ दिया। हेगेल ने दर्शन को स्वर्ग में रखा, मार्क्स ने उसे धरती पर उतारा, और यहीं से शुरू हुआ दर्शन का वास्तविकरण। अध्याय 11, मार्क्सवाद का प्रभाव, दर्शन से क्रांति तक। कार्ल मार्क्स का दर्शन केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा। उसने राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और क्रांति हर क्षेत्र को प्रभावित किया। मार्क्स का विचार एक आंदोलन बना जिसने दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता को बदला, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और जनता को दार्शनिक चेतना से जोड़ा। 1. दर्शन से जन आंदोलन तक। मार्क्सवाद ने दर्शन को एक क्रांतिकारी औजार बनाया। विचार अब केवल बुद्धिजीवियों की चर्चा नहीं रहे, बल्कि मजदूर वर्ग की चेतना का हिस्सा बन गए। मार्क्स ने दर्शन को विश्वविद्यालयों से निकालकर कारखानों तक पहुंचाया। 2. वैश्विक क्रांतियों पर प्रभाव। रूसी क्रांति 1917। व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्सवाद को आधार बनाकर जार की राजशाही को उखाड़ फेंका। सोवियत संघ की स्थापना हुई। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, वर्ग संघर्ष की समाप्ति का प्रयास। चीनी क्रांति 1949। माओ जेडोंग ने मार्क्सवाद को किसान वर्ग से जोड़ा। एक नया समाजवाद उभरा जहां वर्ग भेद, निजी संपत्ति और साम्राज्यवाद का विरोध हुआ। 3. शैक्षणिक और बौद्धिक प्रभाव। इतिहास लेखन में नया दृष्टिकोण। अब राजा नहीं, श्रमिक इतिहास के केंद्र में आए। साहित्य, कला, रंगमंच और फिल्में वर्ग चेतना और जन संघर्ष विषय बने। शिक्षा में मार्क्सवाद ने प्रश्न उठाए। क्या हम बच्चों को शासक वर्ग की सेवा के लिए पढ़ा रहे हैं? 4. दमन और असफलताएं भी। कई देशों में मार्क्सवाद के नाम पर तानाशाही भी आई। सोवियत मॉडल में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हुई। कुछ जगहों पर आर्थिक कुशलता की कमी रही, लेकिन मूल विचार शोषण विहीन समाज और समानता की कल्पना अब भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। 5. आज का समय और मार्क्सवाद। पूंजीवाद आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो नए रूपों में है। डिजिटल शोषण, गिग इकोनॉमी, कॉरपोरेट निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए नियंत्रण। ऐसे समय में मार्क्स का सवाल अब भी जीवित है। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या हमारी चेतना हमारी है? निष्कर्ष, मार्क्सवाद ने दर्शन को क्रांति का नाम दिया। उसने विचारों को लोगों की मुट्ठियों में रखा और बताया कि सोचना ही पर्याप्त नहीं, अब बदलना होगा।
दुनिया बदली, कई बार गलत भी, लेकिन विचार ने दासों को इंसान बना दिया। अध्याय 12। निष्कर्ष। दर्शन का वास्तविकरण क्या है? दर्शन का वास्तविकरण, एक्चुअलाइजेशन ऑफ फिलॉसफी, ये वही विचार है जिससे पूरी मार्क्सवादी विचारधारा शुरू होती है और अंततः उसी पर लौटती है। मार्क्स ने कहा था, दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की व्याख्या की है, अब जरूरत है उसे बदलने की। ये वाक्य मात्र आलोचना नहीं, बल्कि दर्शन की नई परिभाषा है। एक ऐसा दर्शन जो कर्म में बदल जाए, जो जनता के हाथों में आए और जो केवल सोचने का नहीं, संघर्ष करने का औजार बने। 1. दर्शन की पारंपरिक सीमाएं। दर्शन को लंबे समय तक समझा गया। तर्क का अभ्यास, सत्य की खोज, आत्मा और चेतना की पड़ताल। परंतु ये सब आम जनजीवन से कटे हुए प्रयोग थे। एक ऐसी सोच जो शोषण, भूख और असमानता के सामने मौन थी। 2. मार्क्स का हस्तक्षेप। मार्क्स ने दर्शन से मांग की, वो सत्ता को चुनौती दे, वो अंधविश्वास और वर्गभेद को तोड़े, वो जमीनी जीवन से जुड़े और वास्तविकता को बदले। दर्शन अब कक्षा में नहीं रहेगा, वो कारखानों, खेतों और सड़कों पर होगा। 3. क्या है दर्शन का वास्तविकरण? जब विचार केवल सोचने का विषय नहीं, करने का आह्वान बन जाए। जब दर्शन श्रमिक वर्ग की चेतना बने, जब किताबों से निकलकर विचार क्रांति की चिंगारी बन जाए, जब समाज का हर शोषित वर्ग उसे अपने हक की भाषा माने। 4. मार्क्स का दर्शन, उद्देश्य और परिणाम। उसने इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में पढ़ा, धर्म और राज्य की वैचारिक सत्ता को उजागर किया और समाजवाद तथा साम्यवाद जैसे वैकल्पिक ढांचे प्रस्तुत किए। उसका अंतिम उद्देश्य था मनुष्य की पूर्ण मुक्ति, भूख से, भय से, सत्ता से और अपने आप से एलियनेशन से। 5. क्यों आज भी जरूरी है ये दर्शन? आज जब बाजार चेतना पर हावी है, मनुष्य वस्तु में बदल चुका है और ज्ञान भी बिकाऊ माल बन चुका है, तब मार्क्स का दर्शन हमें फिर से झकझोरता है। क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं या वे भी किसी और ने रचे हैं तुम्हें नियंत्रित करने के लिए? अंतिम निष्कर्ष। मार्क्स के लिए दर्शन वह है जो समाज बदलता है, जब विचार सिर से उतरकर हाथों की मुट्ठी में आ जाएं और शब्दों से निकलकर क्रिया बन जाएं। तभी दर्शन का वास्तविकरण होता है। यही कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी विरासत है। दर्शन अब पुस्तक नहीं, परिवर्तन है और इसी के साथ हम पहुंचे हैं कार्ल मार्क्स और दर्शन के वास्तविकरण की इस अनोखी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां हमने जाना कि दर्शन केवल सोचने का विषय नहीं, बल्कि संघर्ष करने और दुनिया को बदलने का औजार है। मार्क्स ने हमें सिखाया कि अगर समाज में शोषण है तो चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। दर्शन तब तक अधूरा है जब तक वो जमीन पर उतरकर आवाज नहीं बनता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये विचार और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय आपको झकझोर गया। और हाँ, बुक सुनो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है उसका विचार। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और विचारों से पैदा होती क्रांति के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को समझना अच्छा है, लेकिन उसे बदलना जरूरी है। कार्ल मार्क्स। धन्यवाद।